चले इसी बीच चर्चा करने से पहले आपको सीधा हरियाणा लिए चलते हैं, जहां पर मनोहर सरकार में कृषि मंत्री जेपी दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चाहे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, एयरलाइन, रेलवे, ट्रेन, सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन किसान ने अपनी प्रक्रिया को जारी रखा और मुझे भरोसा है कि किसान का जो इस फसल का उत्पादन होगा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और उससे ज़्यादा ही होगा। दूसरी बात यह है कि जब ये मंडियां चली, हमने कोशिश की थी कि किसान हितैषी फैसला लेकर आड़तियों के माध्यम से उनकी फसल खरीद करवाएं, लेकिन हमारी विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस ने इस संकट की घड़ी में इस जो प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को फेल करने की कोशिश की, आड़तियों को, किसानों को भड़काने की कोशिश की, तथ्य ना होते हुए भी तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने यह कहा कि इस बार हम जो है गेहूं और सरसों की प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाएंगे और जिस गति से हम कर रहे हैं तो 3 महीना लग जाएगा। मैं सबसे पहले तो हमारे आड़ती भाइयों का, मंडी में काम करने वाले मजदूरों का, किसानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस भ्रामक प्रचार में नहीं आए और उनको इतनी शानदार परचेज करके फसलों की अपने आप ही जवाब दे दिया। इतने थोड़े समय में 15 तारीख से हमारी सरसों की परचेज शुरू हुई थी, 20 अप्रैल से हमारी गेहूं की परचेज शुरू हुई थी। और इस बार लेट शुरू होने का एक ये वजह नहीं था कि कोरोना ही था, मौसम की, बारिश की वजह से ठंड देर तक होती रही तो किसानों की फसल भी लेट आई थी। पहला साल है, आप देखेंगे कि 15 दिन 10 दिन किसी किसान से आप पूछेंगे तो 15 दिन तक फसल लेट आई थी। अगर हम पहले खरीद शुरू कर देते, किसान की फसल तैयार नहीं होती तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला था। लेकिन 1 महीने के अंदर ही हमने लगभग 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास सरसों की प्रोक्योरमेंट आज हो जाएगी, जो पिछले साल की प्रोक्योरमेंट 6.5 लाख की थी हमने। इस बार हमारा अंदाजा है कि पिछले साल से 20-25% सरसों की ज़्यादा फसल मंडी में आएगी। और ये हरियाणा सरकार अपने दम पे परचेज कर रही है। 25% भारत सरकार लेती है, लेकिन किसान हितैषी फैसले लेने के लिए कि किसान का भाव ना टूट जाए और भाव बढ़ा के 4425 रुपये में लगभग सारी जो फसल है हम लेंगे। इसका हमने बाई इनविटेशन सब किसानों को बुलाया, मैपिंग की, हमारी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उनका आंकड़ा लिया और धीरे धीरे करके बड़ी व्यवस्था से आप देखेंगे कि ये प्रोक्योरमेंट का काम चला है। इसी तरह से हमने गेहूं का लगभग हमारे पास डाटा जो है 99 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा है जो किसानों ने हमारे पास रजिस्टर करा रखा है। पिछली बार हमारा 92-93 लाख मीट्रिक टन गेहूं की प्रोक्योरमेंट हुई थी। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी उसके आसपास हम कहीं पहुंच जाएंगे। पिछली बार हमारे दूसरे प्रदेशों से गेहूं ज़्यादा आया था, लेकिन क्योंकि इस बार बॉर्डर सील है, हमारा हरियाणा के किसान का ही गेहूं आता है। और ये गेहूं भी हमने लगभग 22-23 दिन के अंदर 62-63 लाख मीट्रिक टन गेहूं लिया है, जो एवरेज हमारी 3 लाख मीट्रिक टन की प्रति दिन की परचेज है, जो पिछले किसी भी साल से कम नहीं है। और किसानों ने जो मंडी के आड़तियों ने, मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। लाखों किसान मंडियों में आए, हजारों आड़ती आए
हजारों मजदूर आए, लेकिन सौभाग्य है ये कि मंडी की वजह से आज तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। कि इसका कोई एक ही रास्ता था, सोशल डिस्टेंसिंग, और जो हमने नीति हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनाई, हमारी सरकार ने कहा कि भाई बाई इन्विटेशन फार्मर्स को बुलाएंगे, कम 25 किसान, कभी छोटी मंडी है तो 25 दोपहर बाद, बड़ी मंडी है तो 50 सुबह 50 शाम को, और वो सारी चीज हमारी कामयाब रही। और इस तो आने वाले 15-20 दिन में हम जो किसान की पूरी प्रोक्योरमेंट, उनका पूरा आखिरी दाना तक लेने में सक्षम होंगे। साथ साथ हमने पेमेंट शुरू कर दी है, 1200 करोड़ रुपए के आसपास गेहूं का पैसा डाल दिया है, 1150 करोड़ रुपए सरसों का पैसा डाल दिया है, और इस एक महीने के अंदर अंदर किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया हम देंगे, और वही 20,000 करोड़ रुपया किसान का बाजार में आएगा, बाजार से इंडस्ट्री में आएगा। एक अर्थव्यवस्था का हरियाणा का पहिया जो और जगह से रुका हुआ है, वो बड़े योगदान देगा, ऐतिहासिक। और इसके लिए फिर मैं एक बार हरियाणा के किसान को नमन करता हूं। हमारे दूसरा मुद्दा अभी आया कि हरियाणा में फसल विविधीकरण। हमारा जोर हरियाणा के अंदर किसानों की आमदनी बढ़ाने पे पूरा पूरा है, और उसका एक ही माध्यम है कि फसल विविधीकरण करें। बागवानी पे हम ध्यान दें, सब्जी पर ध्यान दें, ज़्यादा जो लाभकारी फसलें हैं उनकी तरफ ध्यान दें। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने जो साधन उपलब्ध हैं, चाहे वह हमारे जोत का, खेत का, चाहे मौसम का या पानी की उपलब्धता का, इसका भी पूरा। और दुर्भाग्य से बहुत सारी जगह हैं जहां भूजल का अत्यधिक दोहन होने की वजह से ट्यूबवेल फेल हो चुके हैं, जमीन बंजर होनी शुरू हो गई है। तो उस आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने जो है ये विचार किया कि जहां पूरे हरियाणा के सारे ब्लॉक की मैपिंग करवाई हुई है कि किस में भूजल का अत्यधिक दोहन है, कितने मीटर पर पानी है, और हर साल ये पानी कितना नीचे जा रहा है, और जिन ब्लॉक्स के अंदर गंभीर विषय हो चुका है पानी नीचे जाने का, 40 मीटर से नीचे जा चुका है। हमारे दक्षिण के 4-5 हिस्से में आता हूं, वहां तो पानी 400 फुट 500 फुट पर भी जा चुका है। बारडा है, दादरी है, महेंद्रगढ़ है, और वहां प्रैक्टिकली पानी बहुत सारे गांव में खत्म नील हो चुका है। अगर वाटर रिचार्जिंग की स्कीम नहीं लेके आएंगे तो वहां पानी खत्म होकर बंजर जमीन हो जाएगी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज से 4-5 साल पहले दक्षिण हरियाणा की टेलों पर पानी देने का काम किया, और उसका मकसद ये था कि कम से कम जब पानी हमारी जमुना में होता है 4-5 महीने, तो उस वक्त पानी देके रिचार्जिंग करवाएं, तालाब भरें, वाटर बॉडीज को करें, और उसका लाभ भी हुआ है। इसी तरह से जहां धान का इलाका है, हमारे किसान की फसल में एक धान अकेली ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो सबसे ज्यादा दोहन वाले जो हमने 8 ब्लॉक छांटे, और उसमें हमने विचार करके कैबिनेट में ले जाके अनौपचारिक साइंटिस्ट से बात की, सारे यूनिवर्सिटी के वीसीज को लिया, केंद्र के जो एक्सपर्ट हैं उनको लिया, हमारे अधिकारियों को लिया, और ये सोच विचार करके किया कि भी कैसे इसको किसान हितैषी फैसला लिया जाए। तब हमारे उनसे विचार करके जो हमने 8 ब्लॉक चुने जिनमें धान होता है और पानी लगभग खत्म होने के कगार पे है, और सही मायने में 1 एकड़ में एक किसान के पास 3 लाख की फसल होती है, 4 लाख की फसल होती है, 50 हॉर्स पावर की 60 हॉर्स पावर की मोटर लगा रखी है। इधर से तो हम 3-4 लाख रुपए की उसको सब्सिडी बिजली की दे देते हैं, 2-3 लाख रुपए वो खर्चा करता है, और उपज होती 3 लाख रुपए की। समाज के लिए घाटे का सौदा है, किसान के लिए घाटे का सौदा है, सरकार के लिए घाटे का सौदा है।
तो ये फैसले सारे लेके दीर्घकालिक योजना बनाई कि किसान को हम समझाएंगे कि ये पानी, जल, धरती आपकी अकेले की विरासत नहीं है, मालिक आप अकेले नहीं हो, आपके बच्चों का, आने वाली पीढ़ी पे का उस पर बराबर का हक है। इसलिए मेरा पानी मेरी विरासत करके ये हमने योजना लागू की और उनसे ये कहा कि भाई आप आधा इलाका छोड़ दो, आधे में धान बो लीजिए, आधा इलाका छोड़ दीजिए और जो इलाका आप छोड़ेंगे उसका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और उसका हम 7,000 रुपये प्रति एकड़ डीबीटी से आपके खाते में डालेंगे। दूसरा कि आपकी मर्जी है क्या बोएंगे, बागवानी करें तो बहुत अच्छी बात है, बागवानी करेंगे तो बागवानी के बीज में, पौध में और में, पॉली हाउस में सब तरह की सब्सिडियां हैं। आप ड्रिप इरिगेशन लगाओ पानी बचाने के लिए, 85% तक सब्सिडी है। लेकिन आप मोटी खेती करना चाहते हैं तो मक्का की खेती करो, दाल की खेती करो, कपास की खेती करो, उसमें भी ड्रिप इरिगेशन पे आपको 85% सब्सिडी भी देंगे। मक्का के लिए हमने मक्का के बहुत सारे साइंटिस्ट पता किए कि उनके पास आजकल जो हाइब्रिड बीज की कंपनियां हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन उनके पास होगा। हमने ये माना कि हो सकता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा बोलते हों, तो 25 एकड़ को भी माने मक्का में और जो प्रोक्योरमेंट प्राइस माने तो वो मक्का का जो वैल्यू मिलती है एक एकड़ में वो धान से ज्यादा है और पानी की खपत उसकी 20% है। तो ये हमने स्कीम की, मक्का के लिए ड्रायर बढ़ाने के लिए मंडी में उपलब्ध कराएंगे। हमने फिर ये सारी कंपनियों की मीटिंग करके सारे ब्लॉक में 8 कंपनियां होंगी तो एक ब्लॉक में एक कंपनी, दूसरे ब्लॉक में दूसरी कंपनी, तीसरे ब्लॉक में तीसरी कंपनी, उनको कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन फार्म बनाएं, खर्चा हमारा, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा कि आपका उत्पादन कितना होता है और आगे से गलत क्लेम करेंगे तो हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे। ऐसी योजना बना के 8 अलग अलग कंपनियों से 8 अलग अलग फार्म हर ब्लॉक में हम बनाएंगे ताकि किसान उसको देख सके, किसान उसको समझ के, किसान को जानकारी हो जाए कि ये उसके हित का फैसला है। ये हमने फैसला लिया, लेकिन दुर्भाग्य से या तो लॉकडाउन की वजह से हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर परेशान हैं या पिछले चुनाव में इनको जो अच्छे रिजल्ट नहीं मिले उस वजह से परेशान है, जनता इनकी सुनती नहीं। ये जरूर है कि अच्छे अच्छे लफाजी करके, क्योंकि बड़े बड़े वकील भी हैं इस पार्टी में, और बयानबाजी करके मीडिया में रहना चाहते हैं। पहले मंडियों के बारे में ऐसे बयान दिए जिसको आड़तियों ने, व्यापारियों ने, किसानों ने नकार दिया। अब ये फसल विविधीकरण पे बयान दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं 3 महीने बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और आपको डाटा दूंगा कि 1 लाख हेक्टेयर का हमारा टारगेट है और किसानों को समझा के प्यार से, उनके आशीर्वाद से, उनके दम पे बोल रहा हूं। उनसे, हम किसानों से जुड़े हुए हैं, हम हवाई नेता नहीं है, गांव गांव से संपर्क रखते हैं। अभी भी कम से कम 10,000 हेक्टेयर के किसानों ने तो कमिट कर लिया है। हमारे दादरी में धान बोने वाले गांव थे, कुछ गांव ने पंचायत करके बैन लगा दिया है कि धान नहीं बोएंगे, नहीं बोने देंगे धान। तो एक सुधार का कदम है, समाज उसको साथ दे रहा है, किसान इस चीज को समझता है, लेकिन हमारी राजनीति करने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको कोई और मुद्दा नहीं मिल रहा। ये किसान हितैषी करने का ढोंग करते हैं। मैं आज आपके सामने 5 साल कांग्रेस की सरकार के, 5 साल हमारी सरकार के कंपैरेटिवली आंकड़े दे रहा हूं, जो जो किसानों के हक में फैसले हुए, कहीं पर भी किसी पैमाने पे भी हमारे सामने नहीं टिकते। हालांकि मैंने प्रिंट करके आपको दे दिए हैं, फिर भी मोटा आपके सामने मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो 1 लाख
हेक्टेयर में हमने टारगेट लिया है, उसमें से कुछ बागवानी का भी करेंगे 10-15 हज़ार हेक्टेयर, और बागवानी के लिए हमने पूरा जोर लगा रखा है। मैं आपको सारे पत्रकार भाइयों को 10-5 प्रोग्रेसिव जो फार्मर हैं उनको कभी आगे कोरोना हटेगा तो दिखा के ले जाऊंगा। वो आपको किसान बताएगा कि एक एक एकड़ के अंदर 2-2, 2.5 लाख रुपए के फसल वो कर रहे हैं, और उनके मुंह से आप सुनना उनकी सक्सेस की स्टोरी है। 2018-19 में यानी पिछले साल कुल उत्पादन हुआ 181.44 लाख मीट्रिक टन, दो सारा फसलों का हरियाणा का। कांग्रेस के 5 साल में एवरेज 153.54 लाख, लगभग 19% उत्पादन हमारे 5 साल की सरकार में उसकी सरकार से ज्यादा बढ़े। जमीन वही है, किसान वही हैं, 80.44 एवरेज 5 साल का, और 153.44 है कांग्रेस का। लगभग 18-19% हमारा उत्पादन अनाज का हुआ है, मेहनत किसान की है। सामने है। दूसरा, हमने मोदी जी फसल बीमा योजना लेके आए। 2 साल तक इन्हीं कांग्रेस वालों ने इस बीमा योजना का इतना विरोध किया कि ये सेठ साहूकारों के लिए है, ये अंबानी के लिए है, ये किसान तो मर जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके हरियाणा के अंदर फसल बीमा योजना देश में सबसे ज्यादा कामयाब है। हमने जब से फसल बीमा योजना हमारी सरकार में लागू हुई है प्रधानमंत्री जी की, 825.69 करोड़ रुपए किसानों से लिए हैं। बाकी प्रीमियम हमने दिया है, और 2540.96 करोड़ रुपए बीमा का किसानों में बांटा, लगभग 3 गुना। 1 रुपया लिया बीमा कंपनी में। बाकी 1200 करोड़ रुपया हमने भी दिया सरकार भारतीय बीमा कंपनी को, लेकिन घाटे में रही हरियाणा में, कमा के नहीं गई कोई। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचार 3 साल किसी योजना के खिलाफ की थी कांग्रेस पार्टी ने, तो ये फसल बीमा योजना थी। हाँ, अब वो सरकार का एग्जैक्ट डाटा नहीं है मेरे पास। 1200, हाँ, 2 अलग, हाँ हाँ, 2500 किसानों को बंटवा दिया। लेकिन किसान से हमने सिर्फ 825 लिया, किसान को 2500 करोड़ रुपए दे दिया। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ हरियाणा अकेला प्रदेश है जिसमें से पूरे हमारे केंद्र सरकार का, हरियाणा सरकार का, किसान से मिलकर लेके गए हैं कम, दे के गए हैं ज्यादा। इसलिए क्या है, व्यवस्था की बात है कि हमारा किसी वक्त हमारा सिस्टम किसान के साथ खड़ा रहा कि किसान को कोई गुमराह न कर पाए। जबकि कांग्रेस के टाइम में तब भी योजना थी अलग नाम से, उन्होंने सिर्फ 164 करोड़ रुपए दिए थे। 5 साल बंद कर दी थी, 164 करोड़ रुपए दिए थे। अच्छा, आपदा प्रबंधन, जो आदमी बीमित किसान नहीं है उसको अगर फसल खराब हो जाती है, उसको भी हरियाणा सरकार ने मदद की। के टाइम में 3000 रुपए की प्रति एकड़ की मदद करते थे, हमने उसको 10,000 किया, बाद में उसको 12,000 किया। 2764.93 करोड़ हमारी टाइम में आपदा प्रबंधन के नाम से किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा दिया। कांग्रेस ने 827 करोड़ 5 साल में दिए। वो किसान हित ऐसी बात करते, उन्होंने अपने आपदा प्रबंधन के 827.01 करोड़ रुपए दिए, हमने 2764 ये दिए। वो 3, 10 और 12,000 रुपए देते हैं। प्रधानमंत्री ने जब से नई योजना लेके आए, 6,000 रुपए किसानों के खाते में डालने की थी,
इसके हरियाणा के किसानों में 1362.36 करोड़ रुपए डाल चुके हैं। कांग्रेस के टाइम में कभी चवन्नी भी उन्होंने दी नहीं थी। 1326.36 करोड़ रुपए किसानों के खाते में आज तक जा चुके हैं। हमने एमएसपी बढ़ाई, बाजरे का, सरसों का, मक्का का, सूरजमुखी का, चने का, मतलब इसमें हमने लगभग एमएसपी 1.5 गुना की है और एमएसपी पे हमने प्रोक्योरमेंट भी की है। सरसों जैसे 3,000 रुपये होती थी, उसको 4425 बिकाया। चने को हमने 3100 रुपये से बढ़ा के इसको 4575 रुपये किया। लगभग 4-5 जो हरियाणा में होती चीजें उनके भाव बढ़ाए। इसकी तरफ पहली बार हरियाणा सरकार ने बाजरे की एमएसपी पे खरीद की। कांग्रेस ने कभी खरीदी नहीं थी बाजरे की खरीद। सरसों का पिछली योजना में हमने पूरा जो किसान ने लेके आया, हालांकि भारत सरकार 25% लेती है, बाकी हम घाटे में उसको सब तेल डाल के बेचते हैं या घाटा होता है। लेकिन सरसों पिछली बार 6.5 लाख टन के बीच में आई थी, इस बार 7-8 लाख टन आएगी। आप देख सकते हो कि जो बाजार का भाव है, राजस्थान में भाव है 3600 रुपये, यूपी में भाव है 3600 रुपये, हम 4400 रुपये में हर किसान से रजिस्टर करा के बाई इन्विटेशन उनकी खरीद रहे हैं। दूसरी ओर सुन लो, कांग्रेस के टाइम में यूरिया का कट्टा 266 रुपये 50 पैसे था ना, अब 266 रुपये 50 पैसे है और उस टाइम 270 रुपये 50 पैसे था। इनपुट की बात करो, 1150 रुपये का था डीएपी का कांग्रेस में, अब 1150 है, उस टाइम 1125, 25 रुपये बढ़े है। यह भी नहीं है कि वो चीजें 50% हो गई हो। बिजली का बिल, हमारे यहां बोरवेल से बिजली दी जाती है। इस साल की पिछले साल ये कांग्रेस के टाइम में भी था, उस वक्त था 4,853 करोड़ रुपए, अब है 6,800 कुछ करोड़। 2,000 करोड़ रुपए बिजली का सब्सिडी अलग से देते हैं, एक्स्ट्रा 2,000 करोड़ रुपए। तो आप सुन रहे हैं, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल। उन्होंने प्रदेश के सामने कुछ तथ्य रखे हैं और विपक्षी पार्टी पर भी उन्होंने खास तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी किसानों को भड़काने का काम कर रही थी, उकसाने का काम कर रही थी। अच्छी बात यह है कि किसानों ने उनकी इस स्थिति को लेकर समझा नहीं, इसलिए आज स्थिति यह है कि लगातार प्रदेश में किसानों की फसलों को लेकर खरीदारी जारी है, आवक जारी है और स्थिति यह हो चुकी है कि अब तक 6 लाख मीट्रिक टन एक महीने में जो गेहूं की खरीद है वो हो जाएगी, जो कि पहले की तुलना में बहुत ज्यादा है। उन्होंने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई पहलुओं पर उन्होंने आकर्षित किया, जो केंद्रित की नजर। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आड़तियों और मजदूरों को लेकर उन्होंने किसानों की इस लगातार प्रयास को लेकर उन्होंने आभार जताया, धन्यवाद किया कि जिस तरीके से इस महासंकट के दौर में भी आड़तियों, किसानों और मजदूरों का सहयोग मिल रहा है, उसके लिए मैं उनका आभार जताता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय की ओर उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित किया कि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरा पानी मेरी विरासत का लेकर एक जो बात महत्वपूर्ण कही है, योजना की जो शुरुआत की है, उन्होंने इसको लेकर कहा कि सभी हम किसानों से बात कर रहे हैं, जो धान बोते हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बात कही कि किसानों ने अपने आप में भी इस बात को लेकर आश्वस्त कर दिया है कि हम धान को कम से कम बोएंगे, ताकि जो जमीन के नीचे जो पानी का स्तर गिरता जा रहा है उसको एक लेवल में लाया जा सके, उसको वाटर रिचार्जिंग की जा सके उसकी। ये महत्वपूर्ण विषय की ओर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि अगर जो भी किसान अगर इस बात को पंजीकृत कराता है कि हम धान नहीं बोएंगे,
उसको प्रति एकड़ 7,000 रुपए दिए जाएंगे। ऐसा कहना है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। इसके साथ ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिया और ये बताया कि जिस तरीके से इस महासंकट में गेहूं की आवक पहले की तुलना में ज्यादा हो रही है, सरसों की आवक पहले की तुलना में ज्यादा हो रही है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों में और अब की सरकार में, जो वर्तमान में सरकार है मौजूदा सत्ता में, उसको लेकर बताया कि किस तरीके से उन्होंने किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया है और इसको लेकर 4400 रुपए जिस तरीके से दिए जा रहे हैं और लगातार सभी किसानों के लिए लगातार हित में फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार किसानों के हित में और रणनीति बनाने में, नीति बनाने में लगातार प्रयासरत है। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जो और है वो कही कि जिस तरीके से हम किसानों की आमदनी और उसकी एमएसपी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक आंकड़ा जारी करते हुए उन्होंने प्रदेश के सामने रखा कि जिस तरीके से 1200 पे है और ये सरकारी डाटा है, मेरा अपना डाटा नहीं, लफाजी नहीं है कि जी ये नेता लोग बहन। तो हरियाणा की कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जिस तरीके से इस दौरान 1200 करोड़ जो गेहूं का जो पैसा है वो किसानों के खाते में दिया जा चुका है। और इसके साथ ही जो सरसों की अगर बात की जाए तो 1150 करोड़ रुपए किसानों के खातों में दिया जा चुका है। और महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरीके से इस महासंकट के दौर में 15 मार्च से सरसों की जो आवक है वो शुरू हुई थी और 20 मार्च से गेहूं की आवक शुरू हुई थी, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। इसके पीछे आज देरी जो हुई है वो केवल एक बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और मौसम जिस तरह से खराब हुआ उसको लेकर किसान मंडियों में देर से पहुंच रहे थे। एक बात बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि इस महासंकट के दौर में मंडियां जिस तरीके से ज्यादा संख्या में बढ़ाई गई है, वहां पर 25-25 की संख्या में और 50-50 की संख्या में किसानों से उनकी फसल की खरीद की जा रही है। लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये रखी कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार और वर्तमान में सरकार का एक तुलनात्मक विश्लेषण किया, उन्होंने कहा कि पहले की अगर बात की जाए तो सरकारों में किसान, ये सारे सरकारी रिकॉर्ड के वो है डाटा। हमने सरसों की खरीद की है, 80 लाख किसानों का गेहूं के लिए पोर्टल पर रजिस्टर कर रखा है। 3,89,82,000 किसान सरसों के लिए पंजीकृत हैं। और पिछले सालों में जो बाजरे का, सरसों का हमने लगभग 3590 करोड़ रुपए डायरेक्ट किसानों के खाते में दिया। सब्जियों के लिए हम भावांतर भरपाई योजना लेके किसान का फसल ज्यादा नीचे चली जाए, टमाटर की, प्याज की, आलू की, उसकी योजना हम लेके आए हैं। बागवानी के लिए हमने महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय बनाया है ताकि बागवानी विश्वविद्यालय हो, अलग अलग तरह की वो बच्चों को सिखाएं। दुनिया भर की हमने ट्रेनिंग कोर्स चलाए हैं। तो ये सारा डाटा मैंने आपको लिख के भी दे दिया है। और सुरजेवाला जी को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ज्यादा अच्छे बड़े वकील हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, शब्द उनको गढ़ने आते हैं, लेकिन सार होना चाहिए। जज तो तभी फैसला करेगा, अच्छा बोलने से अकेले फैसला नहीं करेगा। और हमारे मामले में जनता हमारी जज है, जनता ने हमें जिताया है। और उनको अगर गलतफहमी होगी है तो 2-3 महीने में जनता बड़ौदा में एक फैसला फिर देने वाली, खाली होगी सीट। सुरजेवाला जी एक चांस और लेके देख लें, अपने कर लें, ट्राई कर ले। इतने अच्छे शब्द गुटते, किसानों का, प्योर किसानों का इलाका है। सुरजेवाला जी को मैं आमंत्रण देता हूं कि अपने अच्छे लफाजी भगत किसान हितैषी नीतियां, अभी तो मौका मिल गया है, खाली भी हो गया है, भर दे फार्म। और हमारा जज रूपी जो जनता है, ये सारा डाटा हम जनता को देंगे
देखते हैं कि उनकी भाषणबाजी पे भरोसा करती है हमारे डाटा। जी तो लगातार जिस तरीके से हरियाणा के कृषि मंत्री लगातार कांग्रेस और वर्तमान की मौजूदा सत्ता को लेकर एक तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह कही, जिस तरीके से लगातार एक तरह से कांग्रेस एक लफाजी कर रही है, बात रख रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वो बात कितने तथ्य के पैमाने पर ये खरी उतरती है, इसको लेकर जनता रूपी जो जज है वो इसको लेकर बता देंगे कि आखिरकार ये सरकार बेहतर है या वो सरकार बेहतर थी। उन्होंने एक तुलनात्मक विश्लेषण लगातार वो कर रहे हैं, आंकड़ों के जरिए एक पूरे प्रदेश के सामने तथ्य रख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना काल में किसानों का सहयोग और किसानों के हित में जो हरियाणा सरकार फैसले ले रही है, जो मौजूदा सत्ता में है, वो सच में हितैषी है, जबकि कांग्रेस के काल में जिस तरीके से किसानों के हित में फैसले लिए गए वो सही नहीं थे। उन्होंने कहा कि चाहे कृषि क्षेत्र की बात हो, चाहे सरकारों की बात हो, हर मायने में हरियाणा सरकार कांग्रेस के काल से बेहतर है। कृषि क्षेत्र में उन्होंने बहुत से आंकड़े रखे, तथ्य रखे प्रदेश के सामने। उन्होंने कहा जब भी चुनाव होगा, जब जनता ये बता देगी कि आखिरकार कांग्रेस की लफाजी पर विश्वास करती है या फिर वर्तमान मौजूदा सत्ता के तथ्यों पर। उन्होंने कहा कि सुरजेवाला जिस तरीके से बयान करते हैं, लगातार लफाजी करते हैं, उसको लेकर देखना होगा कि जिस तरीके से जनता उनकी बातों पर विश्वास करती है या फिर जो हम फैक्ट्स